नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MGA फिल्म्स इंडिया में। आज की कहानी का शीर्षक है द 5 ऑरेंज पिप्स पार्ट 1। सितंबर के महीने का अंत चल रहा था। पूरे दिन काफी तेज हवा चलती रही। इसके साथ ही बारिश की फुहार सी पड़ रही थी। लंदन के बीचों बीच बैठे हम लोग रोजाना की जिंदगी से अलग विचार करने व पहचानने के लिए मजबूर हो गए थे। मनुष्य की सभ्यताओं में मौजूद महान तात्विक बल चिंगार रहा था। शाम होते होते तूफान बढ़ गया। चिमनी से आती हवा किसी बच्चे की तरह शोर मचा रही थी। होम्स आग के पास बैठा अपने आपराधिक अभिलेखों को सूचीबद्ध कर रहा था, जबकि मैं दूसरे सिरे पर बैठा क्लार्क रसेल की सामुद्रिक कथाओं में डूबा हुआ था। मेरी पत्नी मायके गई थी, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए बेकर स्ट्रीट के अपने पुराने मकान में आ गया था। क्यों? अपने दोस्त की तरफ देखकर मैंने पूछा। घंटी बजी थी ना? आज रात के समय कौन आ सकता है? मुझे तो लगता है तुम्हारा कोई दोस्त ही होगा, वरना इतनी रात में मेरा तुम्हारे अलावा कोई और दोस्त नहीं है। उसने जवाब दिया, मैं मेहमानों को ज्यादा नहीं बुलाता। फिर कोई क्लाइंट? यदि ऐसा है तो मामला गंभीर होगा। कोई छोटी बात तो इस समय किसी आदमी को बाहर नहीं ला सकती। लेकिन मुझे लगता है कि यह मकान मालकिन ही होगी। होम्स का अंदाजा गलत था। गलियारे में किसी के चलने की आवाज सुनाई पड़ी। फिर दरवाजा खटखटाया गया। उसने अपनी लंबी बाह फैलाई तथा लैंप को खुद से परे हटाते हुए एक खाली कुर्सी पर रख दिया, जिस पर आने वाला बैठता। अंदर आ जाओ, उसने कहा। आने वाला आदमी जवान था। उसकी उम्र 22 साल की थी। उसने चुस्त वस्त्र पहने हुए थे जो आकर्षक लग रहे थे। उसके हाथ में थमा टपकता छाता और उसकी लंबी चमकदार बरसाती भयानक मौसम के बारे में बता रहे थे, जिसमें से होकर वह आया था। उसने लैंप की रोशनी में चिंतित भाव से चारों तरफ देखा। मैंने ध्यान दिया कि उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें चिंता से बोझिल हो रही थी। वह कुछ भयभीत था। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, उसने आंखों पर लगा सुनहरी चश्मा ठीक करते हुए बताया। मेरा यकीन है कि मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा। मुझे डर है कि मैं तूफान और बरसात के कुछ चिन्ह आपके कमरे में ले आया हूँ। होम्स ने कहा, मुझे बरसाती तथा छाता दो। वह यहाँ हुक पर टंगे रहेंगे और अभी सूख जाएंगे। मेरा अनुमान है कि तुम दक्षिण पश्चिम से यहाँ आए हो। हाँ, हाशमी से, उसने बताया। तुम्हारे जूतों की नोक पर लगा मिट्टी तथा खड़िया का बुरादा इस बात का सबूत है। मैं आपसे कुछ मामले में सलाह लेने आया हूँ। उम्मीद है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। वो तुम्हें अवश्य मिलेगी, और मदद ये प्राप्त करना हमेशा आसान नहीं है। शर्लॉक होम्स ने कहा, मदद भी किसी किसी को मिलती है। मैंने आपके बारे में सुना था मिस्टर होम्स। मैंने मेजर पेंडेगास्ट से सुना था कि कैसे आपने उसे टैंकरविले क्लब कांड से बचाया था। हाँ जरूर, उस पर पत्तों की धोखाधड़ी का मिथ्या आरोप था। वह सोचकर बोला। वह कहता था कि आप कुछ भी सुलझा सकते हैं मिस्टर होम्स, उस आने वाले व्यक्ति ने कहा। उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया। आप कभी असफल भी नहीं होते, वह बोला। जो काम अपने हाथ में लेते हैं पूरा करते हैं। मैं 4 बार नाकामयाब हो चुका हूँ, 3 बार व्यक्तियों द्वारा और 1 बार स्त्री द्वारा। लेकिन ये सब आपकी सफलताओं के सामने क्या मायने रखता है? उस व्यक्ति ने प्रशंसा की। ये सच है कि साधारणतः मैं कामयाब ही होता हूँ। मिस्टर होम्स के होठों पर मुस्कुराहट थी। फिर तो आप मेरे मामले में भी हो सकते हैं, उसने कहा। आप केस हाथ में लेकर देखिए। तुम अपनी कुर्सी आग के पास खींच लो और विस्तार से अपना मामला समझा दो। मिस्टर होम्स, यह मामला कोई साधारण मामला नहीं है। उसके चेहरे पर उलझन के भाव थे। मेरे पास केस जब आता है तो तभी आता है जब वह अपने अंत पर पहुंच जाता है। फिर भी मिस्टर होम्स, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अपने अनुभव में अभी रहस्यमय और अनसुलझी घटनाओं की ऐसी श्रृंखला के विषय में सुना है, जैसी मेरे परिवार में घटित हुई? तुमने मुझे केस के प्रति उत्सुकता जगा दी। होम्स ने कहा, मुझे शुरू से पूरी बात बताओ। उस आदमी ने अपनी कुर्सी थोड़ा आगे की और खींची और अपने गीले पैर आग की तरफ बढ़ा दिए। उसने बताया, मेरा नाम जॉन ओपेनशॉ है, मगर मेरे केस का जैसा मैं जानता हूँ, इन विचित्र बातों से थोड़ा ही सरोकार है। यह एक आनुवंशिक मामला है, इसलिए इसकी झलक देने के लिए मैं शुरू करता हूँ। मेरे दादा के 2 बेटे थे, एक मेरे चाचा एलियस और दूसरे मेरे पिता जोसेफ। मेरे पिता का कावेंट्री में छोटा सा कारखाना था, जिसे उन्होंने साइकिल के आविष्कार के समय बढ़ा लिया था। वह ओपेनशॉ के न टूटने वाले टायरों के मालिक थे। उनका कारोबार इतना कामयाब रहा कि इसे बेचकर इससे मिलने वाली धनराशि में आराम से अपना जीवन बिताने लगे। मेरे चाचा जब जवान थे तो अमेरिका जाकर रहने लगे थे और फ्लोरिडा में पौधों का कार्य करते थे। उनका कारोबार बढ़िया चल रहा था।
युद्ध के समय वह जैक्सन सेना में थे और बाद में हुड में, जहां वह कर्नल हो चुके थे। जिस समय ली ने समर्पण किया, मेरे चाचा फिर पौधों का कारोबार संभालने लगे। 3-4 साल वही रहे। सन 1869 अथवा 70 के आसपास वे यूरोप वापस लौटे और ससेक्स में हाशमी के निकट एक छोटी भूमि खरीद ली। वह अमेरिका में काफी जायदाद अर्जित कर चुके थे और वहां से लौटने की वजह उनकी काले लोगों के प्रति अरुचि और संघीय नीति के प्रति नाराजगी थी। वह एकाकी, सरवने, गुस्से में भद्दी बातें करने लग जाते थे। वह जितने साल हाशमी में रहे, उन्होंने कभी कस्बे में पांव नहीं रखा। उनके घर के आसपास एक बगीचा और 2-3 खेत थे। वहां लोग कसरत करते थे। महीनों वह अपना कमरा नहीं छोड़ते थे। ब्रांडी कुछ ज्यादा ही पीते थे। समाज से भी दूर दूर रहा करते थे। न उनका कोई दोस्त था, न ही किसी को वे पसंद करते थे, यहाँ तक कि अपने भाई को भी नहीं। बस वह मुझे ही पसंद करते थे। तब से उन्होंने मुझे देखा बहुत प्यार करने लगे थे। उस समय मैं 12 साल का था। यह 1878 की बात है। इसके बाद वह 8-9 साल इंग्लैंड में रहे। मेरे पिता से कहने के बाद उन्होंने मुझे अपने साथ ही रख लिया था। वह मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। कभी कभी खुश होकर मेरे साथ खेलते भी थे। अपने नौकरों और कारोबारी लोगों के सामने वह मुझे अपने प्रतिनिधि के रूप में पेश करते थे। 16 साल की उम्र में मैं घर का पूरा मालिक बन चुका था। घर की सारी चाबियां मेरे पास ही होती थी। मुझे हर जगह जाने, कुछ भी करने का पूरा अधिकार था। उनके अधिकार में सिर्फ अटारी वाला कमरा ही रहता था। उस कमरे में हमेशा ताला लगा रहता था। इसके अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं थी, मुझे भी नहीं। एक दिन चाबी के छेद से मैंने उसके अंदर झांका तो उसमें पुराने बक्से और गठरियां ही थी। ये सन 1883 की बात है। मेज पर एक लिफाफा रखा था जिस पर विदेशी मुहर लगी थी। खत प्राप्त करना उनके लिए सरल कार्य नहीं था, क्योंकि उनके सारे बिल नकद अदा होते थे। उनका कोई दोस्त भी नहीं था भारत से। वह उस लिफाफे को उठाकर बोले, पौंडीचेरी का डाक टिकट लगा है। यह क्या हो सकता है? उन्होंने उस लिफाफे को जल्दी से खोला तो 5 बीज निकलकर उनकी तस्तरी में गिर गए। ये देखते ही मुझे हंसी आ गई, लेकिन उनका चेहरा देखते ही मेरी हंसी गायब हो गई। उनकी आंखें बाहर को आ गई थी और होंठ लटका हुआ था। चेहरा पीला पड़ चुका था। वह अपने कांपते हाथों से लिफाफे को देख रहे थे। के वह चिल्लाए और फिर देखते ही देखते उनके हाथ पैर ठंडे होने लगे थे। क्या बात है चाचा? मैं भयभीत स्वर में चिल्लाया। मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है? मृत्यु, उन्होंने कहा और मुझे डर से कांपता हुआ देखकर वह उठे और अपने कमरे की ओर चल दिए। उनके जाने के बाद मैंने लिफाफा उठाया और अंदर की तरफ गोंद के ठीक ऊपर लाल प्रतीक देखा। उसके ऊपर 3 बार के लिखा हुआ था। उसमें 5 सूखे बीजों के अलावा कुछ नहीं था। इस डर की क्या वजह हो सकती थी? मैं डर के मरे नाश्ता छोड़कर उठ गया और जैसे ही सीढ़ियों पर चढ़ा, मैंने चाचा को जंग लगी चाबी लेकर नीचे आते हुए देखा। वो चाबी शायद अटारी की थी। उनके एक हाथ में चाबी थी और दूसरे में पीतल का बक्सा। वह बक्सा कुछ इस प्रकार का बना था जैसे पुराने लोग पैसा रखने का बनाते हैं। वह जो चाहे कर ले, लेकिन मैं उन्हें सफल नहीं होने दूंगा। उन्होंने प्रतिज्ञा करते हुए कहा, मैरी से कहो कि मेरे कमरे में आग जला दे और हाशमी के वकील फौदेम को बुला लाए। जैसा उन्होंने कहा मैंने वैसा ही किया। जिस समय वकील पहुंचा, मुझे कमरे में बुलाया गया। आग तेजी से जल रही थी और आगदान में जले कागज जैसी काली फूली हुई राख का ढेर पड़ा हुआ था। मेरी नजर जैसे ही उस पीतल के बक्से पर पड़ी, उस पर के लिखा हुआ था जैसा कि मैंने लिफाफे के ऊपर देखा था। मेरे चाचा बोले, मैं चाहता हूँ जॉन कि तुम मेरी वसीयत के साक्षी बनो। मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे पिता के नाम छोड़ता हूँ, जो बाद में तुम्हें मिलेगी। अगर तुम इसका अच्छा इस्तेमाल करो तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर तुम्हें लगे कि तुम इसका लाभ नहीं उठा सकते तो तुम इसे अपने घोर शत्रु के लिए छोड़ देना। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं तुम्हें ऐसी दोधारी वास्तु दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि अगला मोड़ कौन सा हो सकता है। इसलिए जहाँ वकील साहब कहते हैं हस्ताक्षर कर दो, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद वो कागज वकील अपने साथ ले गया। इस घटना का मुझ पर काफी प्रभाव पड़ा। मैंने काफी सोच विचार किया, हर तरीके से अपना दिमाग चलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं। मेरे दिल में जो डर बैठ गया था वो निकल नहीं पाया। कुछ सप्ताह बाद मैं थोड़ा संभल गया और हमारे जीवन में बाधा डालने वाली भी कोई बात नहीं थी। लेकिन मैं अपने चाचा में कुछ परिवर्तन देख रहा था। अब वह काफी शराब पीने लगे थे, समाज से बिल्कुल अलग हो चुके थे। उनका ज्यादातर वक्त उनके कमरे में गुजरता। उनके कमरे का दरवाजा हमेशा अंदर से बंद रहता था।
जब भी वह बाहर होते थे तो गुस्से और नशे की हालत में होते थे। उनके हाथ में एक रिवाल्वर होता, जिससे वह हमेशा गोलियां बरसाते थे और चिल्लाते थे कि उन्हें किसी से डर नहीं लगता है। जब उनका ये गुस्सा खत्म हो जाता तो वह अपने कमरे में घुस जाते थे और अपने पीछे ताला लगाकर इसे बंद कर लेते, उसी तरह जैसे वह किसी से डरते हों। तो कैसी लगी आपको अब तक की कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए अलविदा।